शहजादी नूरजहां के नाम से पूरा राज्य थरथराता था, मगर उसके नाम से नहीं, उसके घमंड से। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर फूल मुरझा जाते, मानो वो खुद शर्मिंदा हो जाते हों कि उनकी तुलना नूरजहां से हो रही है। हर सुबह वो महल के सबसे ऊंचे कमरे में लगे आईने के सामने खड़ी होती, कभी खुद की मुस्कान निहारती, कभी अपनी आंखें। मैं दुनिया की सबसे अनमोल चीज हूं, वो अकड़ कर कहती, राजा की सबसे प्यारी बेटी, मगर इस प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। सेविकाओं पर ताने कसना, सैनिकों को मूर्ख बताना और आम जनता को कीड़े मकोड़े समझना, यही उसकी आदत थी। एक दिन शहजादी को राजा ने आदेश दिया, बेटी अब तुझे राज्य के गांवों का दौरा करना चाहिए, जानो कि राज कैसे चलता है। नूरजहां का मन नहीं था। गांव, उस धूल धक्कड़ में जाना जहां लोग बिना इत्र के रहते हैं, पर आदेश राजा का था, सो उसे जाना पड़ा। गांव में उसका पहला कदम ही तमाशा बन गया। एक तंग पुल पार करते समय उसका घोड़ा फिसल गया। सैनिक चिल्लाए, सेविकाएं भागी और तभी एक नौजवान कूद पड़ा। उसने लगाम पकड़ी, शहजादी को गिरने से बचाया। शहजादी जमीन पर नहीं गिरी, लेकिन उसका घमंड जरूर लड़खड़ा गया। तुमने मुझे छूने की जुर्रत की, आप गिरी नहीं, इसलिए जवाब देना जरूरी नहीं समझता। लड़के ने जवाब दिया, तुम कौन हो? रफीक। कहां से आए हो? वहीं से जहां लोग जरूरत पड़ने पर चुप नहीं रहते। शहजादी का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी सी बात में उस लड़के ने उसकी अकड़ निकाल दी थी। अगले ही दिन रफीक को महल बुलवाया गया। शहजादी चाहती है कि वो तुम्हें करीब से देखे, सिपाही बोला। रफीक महल पहुंचा। सुनहरे कालीन, चमकदार झूमर, गुलाब की खुशबू, लेकिन वह न झुका न चौंका। शहजादी ने हंसते हुए कहा, तो तुम वही हो जो मुझे गिरने से बचा रहा था। लगता है बहादुरी से ज्यादा घमंड है तुम में। मैं बहादुर हूं मगर घमंडी नहीं, रफीक बोला। अगर होता तो आपकी तरह आईने में खुद को निहारता रहता। शहजादी के चेहरे पर पहली बार किसी की बात से चोट पहुंची थी। उसने अगले कई दिनों तक रफीक को महल में रुकवाया। कभी बहाने से पूछती, तुम्हें चाकू पकड़ना आता है? तुम शाही कुर्सी पर बैठते कैसे हो? कभी मूछें बनवाने गए हो? रफीक हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर देता। मूछें लड़ने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। कुर्सी पर बैठता नहीं, लोगों के बीच खड़ा रहता हूं। धीरे धीरे नूरजहां को उस पर गुस्सा नहीं, ध्यान लगने लगा। कभी उसकी बातें बेतुकी लगती, कभी दिल को छू जाती, पर वह ये कबूल करने को तैयार नहीं थी कि रफीक उसे प्रभावित कर रहा है। एक दिन उसने पूरे दरबार के सामने रफीक को बुलवाया। तुम्हें लड़ना आता है? आता है। तो आओ शाही तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लो। मैं प्रतियोगिता के लिए नहीं, सच के लिए लड़ता हूं। डरो मत, शहजादी हंसी। यहां कोई तुम्हारा घमंड नहीं तोड़ेगा, वो तो मेरा अधिकार है। प्रतियोगिता हुई। रफीक ने एक एक कर कई योद्धाओं को हराया। अंत में एक नकाबपोश योद्धा सामने आया। उसकी चाल तेज, वार गहरा। रफीक को थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अंत में उसने योद्धा की तलवार नीचे गिरा दी। नकाब गिरा। सब चौंक गए। वो कोई और नहीं, खुद शहजादी नूरजहां थी। मैंने तुम्हें हरा दिया, वो बोली। अब तो मानोगे कि तुम मुझसे कम हो। मैं हमेशा मानता हूं आप सबसे सुंदर हैं, मगर ताकत घमंड से नहीं, हौसले से आती है। उस रात नूरजहां पहली बार आईने के सामने खुद को देखकर चुप रही। क्या वो अब भी वैसी है जैसी खुद को समझती थी? वो सोचने लगी, रफीक को क्या है जो मेरे पास नहीं, या मेरे पास क्या है जो उसे कभी चाहिए ही नहीं। इसी सोच में थी कि राज्य पर संकट आ गया। राजा बीमार हो गए। कुछ लालची मंत्री, जिनसे शहजादी हमेशा ताना मारती थी, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। महल को चारों ओर से घेर लिया गया। रात के अंधेरे में जलती मशालें, विद्रोही सैनिक और डर। शहजादी की आंखों में पहली बार डर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए लड़ेगा, लेकिन तभी घोड़े की टापों की आवाज आई। रफीक आया था गांव के 15 लोगों के साथ। शहजादी, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। तुम क्यों आए? क्योंकि अब आप मेरी शहजादी नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। वो रात युद्ध में बदल गई। रफीक और नूरजहां ने मिलकर लड़ाई की। शहजादी ने धनुष चलाया, रफीक ने तलवारें चलाईं। सूरज उगा तो विद्रोही हार चुके थे। दरबार में राजा ने सबके सामने ऐलान किया, मेरी बेटी अब मेरी उत्तराधिकारी होगी। नूरजहां ने पगड़ी हाथ में ली। मैं ताज तभी पहनूंगी
जब मेरे साथ वो खड़ा हो जो ताज की कीमत जानता है। उसने रफीक का हाथ थामा। तुम मेरे साथ चलोगे? रफीक बोला, अगर तुम घमंडी होती तो मैं कभी पास ना आता। अब जब तुम बदल गई हो तो मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। शहजादी ने कहा, अब मैं सच में शहजादी हूं, इंसान बनकर।